तो यार आज की इस वाली वीडियो में अपन फ्री रेडिकल इंजरी और अमाइलॉइडोसिस पढ़ेंगे, ठीक है, पैथोलॉजी के जो नेक्स्ट टॉपिक्स है। तो इसके अंदर अगर अपन देखें सबसे पहले फ्री रेडिकल इंजरी, ठीक है। फ्री रेडिकल इंजरी यार मैं सब कुछ लिख नहीं रहूँगा, सब कुछ नहीं लिखूँगा, लेकिन हाँ जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ज़रूर लिख देंगे। तो देखिए फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। फ्री रेडिकल वो केमिकल स्पीशीज होती है जिनके पास एक आउटर ऑर्बिट में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो, जिनके आउटर ऑर्बिट में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, वो होती फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल जो होता है फिजियोलॉजिकली भी जनरेट हो सकता है और पैथोलॉजिकली भी, यानी कि नॉर्मली भी जनरेट हो सकता है बॉडी में और एबनॉर्मली भी, किसी डिजीज़ के चलते भी। तो फिजियोलॉजिक जनरेशन कब होगा? जैसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में कैसे जनरेट होगा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में कॉम्प्लेक्स 4 जो होता है उसके अंदर साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज होता है। तो वहाँ से ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। देखिए कॉम्प्लेक्स 4 है, इधर से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है O2 पर, ठीक है, O2 पर ट्रांसफ़र होगा। तब O2 पे अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया तो O2 का कन्वर्जन O2 माइनस O2 डॉट इसके अंदर हो सकता है, यानी कि सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल, ठीक है। ये नॉर्मली होता ही है बॉडी के अंदर सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल, बट ये है कि इन सुपर ऑक्साइड्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है। हम देखेंगे आगे कैसे किया जाता है, पर इन फ्री रेडिकल्स को नॉर्मली बॉडी में जनरेट हो रहे हैं उनको फ्री रेडिकल्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन था वो ट्रांसफर हो जाता है ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन से पहले O2 डॉट बनता है, फाइनली जाकर के H2 बनता है। वो कैसे बनता है हम देखेंगे। तो देखिए देख ही लेते हैं। O2 इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो बना O2 डॉट या O2 माइनस, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो इसका कन्वर्जन हो जाता है H2O2 में, और H2O2 में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो इसका कन्वर्जन हो जाता है H2O में। भाई जो हम रिएक्शन पढ़ते थे बायोकेमिस्ट्री में उसमें H2O बन रहा था फाइनली O2 से, तो इन स्टेप्स से बनता है, ये जितने भी स्टेप्स बताए मैंने आपको, इन स्टेप्स से बनता है H2O, ठीक है। अच्छा, अब इनके अंदर से ये जितने भी लिखे हुए यहाँ पर रिएक्शन में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है, इनमें से O2 को छोड़ करके और H2O को छोड़ करके, यानी कि O2 डॉट और H2O2 ये दोनों जो है ये फ्री रेडिकल्स है बेसिकली, ठीक है, फ्री रेडिकल्स है। अच्छा यहाँ पर एक स्टेप मेरे से रह गया, सॉरी, एक स्टेप मैं लिख देता हूँ, एक स्टेप मेरे से रह गया क्योंकि वो भी एक फ्री रेडिकल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। O2 डॉट से कन्वर्जन हुआ था हमारा इसके अंदर H2O2 में, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन फिर से ऐड करेंगे तो इसका कन्वर्जन हो जाएगा OH माइनस में, और फिर इसमें अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो इसका कन्वर्जन होता है H2O2 में, ठीक है। सॉरी गलती से रह गया था मुझसे, आई एम सॉरी। तो देखिए O2 डॉट जो है उसका कन्वर्जन होता है H2O2 में, तो O2 डॉट भी एक फ्री रेडिकल हो गया, H2O2 फ्री रेडिकल हो गया, और OH माइनस भी फ्री रेडिकल हो गया, ठीक है। OH माइनस भी फ्री रेडिकल हो गया, यहाँ पे H2O2 नहीं H2O है, तो 3 फ्री रेडिकल बन रहे हैं यहाँ पे। अब बात यह है कि फ्री रेडिकल बॉडी में ऐसे घूमते तो नहीं रहेंगे, तैरते नहीं रह सकते, इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इनको एलिमिनेट करने के लिए कुछ प्रोसेसेस होते हैं। क्या होते हैं एलिमिनेट करने के लिए? एलिमिनेट करने के लिए प्रोसेस होते हैं सबसे पहले तो एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन से होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ठीक है, और सेलेनियम। इसके बाद में कुछ एंजाइम्स होते हैं। अब एंजाइम्स के अंदर अगर आपको सुपर ऑक्साइड आयन को एलिमिनेट करना है तो इसके लिए एंजाइम होगा सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, ठीक है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। अगर आपको H2O2 को एलिमिनेट करना है तो आपके पास एंजाइम होगा कैटलीज, और अगर आपको OH माइनस को एलिमिनेट करना है तो आपके पास एंजाइम होगा ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज, ठीक है। ये जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं O2 डॉट H2O2 और OH माइनस या OH डॉट, इन तीनों के अंदर सबसे ज़्यादा डेंजरस फ्री रेडिकल है OH माइनस,
ठीक है। OH माइनस सबसे ज़्यादा डेंजरस या डैमेजिंग फ्री रेडिकल, सबसे ज़्यादा डैमेज ये करता है। OH माइनस सबसे ज़्यादा डैमेजिंग है, ठीक है। O2 को कौन एलिमिनेट कर रहा है? सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। H2O2 को कौन कर रहा है? कैटालेज। और OH माइनस को कौन कर रहा है? ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज। अच्छा, अब यहाँ जो हमने बात की थी यहाँ पर, वो थी फिजियोलॉजिक फ्री रेडिकल जनरेशन की। अब हम बात करते हैं पैथोलॉजिक फ्री रेडिकल जनरेशन की, एबनॉर्मली जो जनरेट हो रहा है किसी बीमारी के चलते। तो पैथोलॉजिक फ्री रेडिकल जनरेशन में सबसे पहले हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ पैथोलॉजिक। इसके अंदर सबसे पहला आयनाइजिंग रेडिएशंस, ठीक है। आयनाइजिंग रेडिएशंस क्या करती है? आयनाइजिंग रेडिएशन जो होती है आपकी बॉडी में जो वाटर है, वाटर को स्प्लिट कर देती है और OH डॉट फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर देती है, OH डॉट फ्री रेडिकल का, और जो कि सबसे डेंजरस है। उसका एलिमिनेट कौन करता है? ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज। ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज को एज अ कोएंजाइम सेलेनियम की ज़रूरत होती है, ऐसे ही बता दिया मैंने आपको। अच्छा, इसके बाद में सेकंड इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अगेन अपन उस पर चलते हैं बायोकेमिस्ट्री पे। तो बायोकेमिस्ट्री में अपन ने पढ़ा था कि इन्फ्लेमेशन के अंदर जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स के अंदर एक एंजाइम होता है NADPH ऑक्सीडेज, NADPH ऑक्सीडेज। तो वो क्या करता है? वो बेसिकली NADPH ऑक्सीडेज ये क्या करता है? NADPH ऑक्सीडेज कुछ नहीं कि जो आपके पास में O2 होता है उसको कन्वर्ट कर देता है O2 डॉट के अंदर, ठीक है। O2 डॉट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, यानी सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल बना देगा NADPH ऑक्सीडेज, और यहाँ पे यूज़ करता है NADPH को, ठीक है। तो O2 डॉट बना देगा, और O2 डॉट क्या करता है? जा करके ये बैक्टीरिया जो भी वायरस वगैरह जो भी है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो O2 डॉट बना है यहाँ पे, तो किस कंडीशन में बन रहा है? ये बन रहा है इन्फ्लेमेशन की कंडीशन में, तो ये भी पैथोलॉजिक हो गया। आयनाइजिंग रेडिएशन तो पैथोलॉजिक है ही। आयनाइजिंग रेडिएशन में वाटर जो होता है उसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है हाइड्रोक्सी फ्री रेडिकल के अंदर, या OH फ्री रेडिकल कोई बोलते हैं, हाइड्रोक्सी फ्री रेडिकल। या फिर मेटल्स का अक्यूमुलेशन हो जाए, जैसे कॉपर और आयरन, कॉपर आयरन का अक्यूमुलेशन हो जाए अगर, तो कॉपर आयरन इन अक्यूमुलेटेड फॉर्म कैन कॉज जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, ठीक है। आयरन और कॉपर का अगर वो हो जाए अक्यूमुलेशन, तो ये फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं। कौन सा फ्री रेडिकल? OH डॉट जनरेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो कॉपर जो होता है वो कब अक्यूमुलेट होगा? तो आपने एक नाम सुना होगा, विल्सन्स डिजीज। इसके अंदर कॉपर अक्यूमुलेट होता है विल्सन्स डिजीज में। आयरन अक्यूमुलेट होगा, आपने एक नाम सुना होगा, हीमोक्रोमेटोसिस, ठीक है। हीमोक्रोमेटोसिस में अक्यूमुलेट होगा कौन? आयरन, और विल्सन डिजीज में कॉपर, ठीक है। इसके बाद में फिर आप अगला जो है रीज़न, वो तो आप सोच ही सकते हैं, ये जो ड्रग्स हैं उनके इंटेक से, ड्रग्स। तो जो अपन ने बायोकेमिस्ट्री में डिटॉक्सिफिकेशन पढ़ा था, जीनोबायोटिक्स के अंदर अपन ने पढ़ा था कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन वाले स्टेप में P450 एंजाइम P450 साइटोक्रोम काम आता है, ठीक है। तो P450 जब डिग्रेड कर रहा होता है या फिर किसी भी ड्रग को वाटर सोल्यूबल बना रहा होता है उसका ऑक्सीडेशन करके, तो होता क्या है? तो होता ये है कि वहाँ पे फ्री रेडिकल भी जनरेट होते हैं, वहाँ पर भी फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। और P450 होता क्या है? ये होता है हेपाटोसाइट के अंदर। तो अगर P450 से फ्री रेडिकल जनरेट होंगे तो डैमेज कौन होगा? हेपाटोसाइट। और हेपाटोसाइट भाई अगर डैमेज होने लगा तो क्या होगा? लीवर नेक्रोसिस होने लग जाएगा, ठीक है। लीवर नेक्रोसिस होने लग जाएगा। अच्छा, ये तो हुआ कॉजेस कि भाई पैथोलॉजिक कॉज देख लिया अपन ने, फिजियोलॉजिक कॉज देख लिया। पैथोलॉजिक में देखा आयनाइजिंग रेडिएशन, इन्फ्लेमेशन, मेटल्स और ड्रग्स। अच्छा, ड्रग से एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, तो ये एसिटामिनोफेन, इसका अगर बहुत ज़्यादा इसको ले लिया जाए, बहुत ज़्यादा डोजेज के अंदर, ठीक है। इसके बाद
इसके बाद जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो बेसिकली करते क्या है, सेल के अंदर जाने के बाद में वो क्या करते हैं, जो मेम्ब्रेन होती है उसका पेरोक्सीडेशन कर देते हैं, पेरोक्सीडेशन ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स, ठीक है। और जो डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर उसका भी ऑक्सीडेशन कर देते हैं। तो अगर डीएनए का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो कैंसर होने के चांसेस बन जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ में प्रोटीन्स का भी ऑक्सीडेशन करते हैं, जिससे प्रोटीन्स जो है बेसिकली फंक्शनल नहीं रहता है। अगर किसी एंजाइम का या फिर सबस्ट्रेट का अगर डिग्रेडेशन कर दिया जाए तो उसको फिर यूज़ नहीं किया जा सकता, फंक्शनल नहीं रहता वो, ठीक है। तो डीएनए डैमेज का मैंने आपको बता ही दिया कि कैंसर के लिए कैंसर को लीड कर सकता है, या फिर एजिंग भी डीएनए डैमेज की वजह से हो सकती है। एजिंग जो होती है, एजिंग एक्सेलरेट हो जाए। इसके बाद एग्जाम्पल्स ऑफ फ्री रेडिकल इंजरी। तो फ्री रेडिकल इंजरी की एग्जाम कब होती है फ्री रेडिकल इंजरी? तो सबसे पहले CCl4, अगर CCl4 का किसी भी तरीके से बॉडी में एंट्री हो जाए, कब उसके लोगों की हो सकती? तो जैसे जो लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, इसकी इंडस्ट्री में काम करते हैं, इसकी फैक्ट्रीज वगैरह में जो काम करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इंडस्ट्री, इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में CCl4 रिलीज होती है इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर। CCl4, अब CCl4 के साथ समस्या क्या है? तो CCl4 जो होता है, सॉरी माइनस नहीं, CCl4 बस, CCl4 जो होता है वो जाएगा लिवर के अंदर हेपाटोसाइट्स में, और वहाँ पर उसको क्या मिलेगा? P450, साइटोक्रोम P450। तो साइटोक्रोम P450 की वजह से CCl4 विल बी कन्वर्टेड टू CCl3 फ्री रेडिकल, ठीक है, CCl3 फ्री रेडिकल। अब ये जो CCl3 फ्री रेडिकल है ये क्या करेगा? ये करेगा सेल्यूलर इंजरी। जैसे हमने देखा कि मेम्ब्रेन जो है उसका पेरोक्सीडेशन कर देगा, उसके लिपिड्स का, डीएनए डैमेज हो गया, जो भी है, सेलुलर इंजरी। और हमने देखा था कि सेलुलर इंजरी में दो टाइप्स होता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल का जो हॉलमार्क होता है वो भी हमने देखा था, वो क्या होता है? रिवर्सिबल का हॉलमार्क सेलुलर स्वेलिंग। तो यहाँ पे सेलुलर इंजरी के अंदर सेलुलर स्वेलिंग होने लगेगी, और सेलुलर स्वेलिंग का हमने एक कह सकते हैं कि सबसेट देखा था कि उसकी वजह से क्या होता है। तो सेलुलर इंजरी की वजह से जो होता है उसमें से राइबोसोम पॉप आउट कर जाते हैं, इसमें से राइबोसोम निकल जाएंगे। राइबोसोम्स जो होते हैं ना, RER के अंदर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम्स होते हैं, दे विल पॉप आउट, बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब राइबोसोम अगर बाहर आ गए तो क्या होगा? राइबोसोम के बाहर आने से कुछ भी नहीं, जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो रुक जाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस के रुक जाने से क्या समस्या? प्रोटीन सिंथेसिस के रुक जाने से समस्या एक तो ये आएगी सबसे बड़ी, कि आपको ये पता है फैट का जो फैट जो होता है उसको लिवर से बाहर भेजने के लिए उस पर एपोप्रोटीन्स लगाने पड़ते हैं, एपोलाइपोप्रोटीन्स। तो जैसे अगर लिवर से कोई फैट बाहर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, तो लिवर से तो उस पर ApoB100 एपोप्रोटीन लगाना पड़ेगा, एपोलाइपोप्रोटीन, ठीक है। ये लाइपोप्रोटीन है, इसको उस फैट के ऊपर लगाना पड़ेगा, या फिर VLDL के ऊपर इस प्रोटीन को लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि प्रोटीन का तो सिंथेसिस ही नहीं हो रहा, तो ApoB100 का भी सिंथेसिस नहीं होगा। तो जो फैट है दैट विल अक्यूमुलेट इन लिवर, ठीक है, फैट विल अक्यूमुलेट इन लिवर। तो फैटी लिवर की समस्या लगेगी, और जो हेपेटोसाइट्स है उनके अंदर एक फैट का ग्लोब्यूल दिखने लगेगा हमको, ऐसे यहाँ पे ऐसे एक फैट का ग्लोब्यूल दिखने लगेगा, लोब्यूल या ग्लोब्यूल जो भी कहिए, ठीक है, अंडर हिस्टोलॉजिक एग्जामिनेशन, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद में एक होती है रीपरफ्यूजन इंजरी, ये तो था CCl4 की वजह से, ठीक है, CCl4 की वजह से। दूसरा एग्जाम्पल है रीपरफ्यूजन इंजरी। नाम से समझ में आ रहा है किसी ऑर्गन का परफ्यूजन, बेसिकली ब्लड फ्लो उसके अंदर रुक गया था, ठीक है, रीपरफ्यूजन इंजरी। व्हाट इज रीपरफ्यूजन? किसी ऑर्गन में ब्लड फ्लो रुकने के बाद वापस ब्लड फ्लो का रिस्टोर हो जाना इज कॉल्ड रीपरफ्यूजन। परफ्यूजन का रिस्टोर होना इज रीपरफ्यूजन। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज हुई, ये कोरोनरी आर्टरी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये कोरोनरी आर्टरी,
अब इसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, या बेसिक यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस था, इस वजह से ब्लड सप्लाई जो थी वो रुक गई। तो ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से क्या होगा, ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से जो हार्ट टिश्यू था, इधर हार्ट टिश्यू जो था उसका डैमेज हो जाएगा, हार्ट टिश्यू विल डाई, हार्ट टिश्यू विल डाई, ठीक है, हार्ट टिश्यू विल डाई, यानी बेसिकली इसका नेक्रोसिस हो जाएगा। तो हार्ट टिश्यू की डेथ की वजह से, अब बात ये हार्ट टिश्यू की तो डेथ हो गई, अब डेड टिश्यू अगर कहीं मिलता है बॉडी में और वहाँ पर इम्यून सेल्स प्रेजेंट है, तो उस डेड टिश्यू को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं इम्यून सेल्स, जैसे न्यूट्रोफिल्स जो है इम्यून सेल्स, वो डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। लेकिन बात है अभी तो यहाँ पे इम्यून सेल्स है नहीं इधर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं है। लेकिन अगर मैं इस एथेरोस्क्लेरोसिस को हटा दूँ, इस एथेरोस्क्लेरोसिस को हटा दूँ, तो ब्लड सप्लाई रिस्टोर होगी, रीपरफ्यूज हो गया ये एरिया। बट बात है रीपरफ्यूज होने से कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि हार्ट टिश्यू तो ऑलरेडी डेड है। लेकिन रीपरफ्यूज होने से समस्या क्या होगी, रीपरफ्यूज होने से समस्या ये होगी कि जो हार्ट टिश्यू है ना, इसका डाइजेशन शुरू होगा, या बेसिकली ब्रेकडाउन शुरू होगा। और इस चक्कर में, डाइजेशन के चक्कर में, मैंने आपको बताया था न्यूट्रोफिल्स अगर डाइजेस्ट करते हैं तो NADP ऑक्सीडेज की मदद से वो सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल को जनरेट करते हैं, सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल। और इस सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल जो है फर्दर कार्डियक टिश्यू, जो अलाइव कार्डियक टिश्यू है उसको डैमेज करने लगेगी। और जो अलाइव कार्डियक टिश्यू अगर डैमेज हो गई, तो आपको अगर याद हो तो कार्डियक मार्कर्स में बायोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा था ट्रोपोनिन आई, ठीक है, ट्रोपोनिन आई। अब ट्रोपोनिन आई जो था वो थोड़ा बहुत रिलीज हो रखा था इस मायोकार्डियल इन्फाक्शन की वजह से, जो ब्लड में लेवल था वो मतलब मायोकार्डियल इन्फाक्शन की वजह से थोड़ा बहुत रेज था। लेकिन अब जब और टिश्यू डैमेज होने लगी आगे की, मतलब जो अलाइव, जो जिंदा टिश्यू थी वो भी डैमेज होने लगी इन फ्री रेडिकल्स की वजह से, तो जो ट्रोपोनिन लेवल्स है वो इंक्रीज दिखेंगे। कब? जब कैथेटराइजेशन हो जाएगा। उसके बाद कैथेटराइजेशन कैसे, क्या मतलब बोलना चाह रहा हूँ मैं, भाई इस एथेरोस्क्लेरोसिस का आपने हटाया कैसे, तो यहाँ पे कैथेटर इंसर्ट करके बलून आउट कर दिया, ठीक है, तो रीपरफ्यूजन इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा है। और इसका साइन क्या है? आफ्टर कैथेटराइजेशन ट्रोपोनिन आई लेवल्स विल बी कंटिन्यूसली राइजिंग, ट्रोपोनिन आई लेवल्स विल बी सीन टू राइज कंटिन्यूसली, ठीक है, ट्रोपोनिन आई लेवल्स राइज करते दिखेंगे। अच्छा, तो ये हो गई हमारी रीपरफ्यूजन इंजरी भी। अब इसके बाद में एमाइलोइडोसिस, अमाइलोइडोसिस, ठीक है, फ्री रेडिकल हमारा हो गया यहाँ तक। अमाइलोइडोसिस, अमाइलोइडोसिस क्या है कि अमाइलॉइड का डिपोजिशन है। अब अमाइलॉइड क्या है? अमाइलॉइड इज अ मिसफोल्डेड प्रोटीन, मिसफोल्डेड प्रोटीन है जो कि कहाँ डिपॉजिट हो जाता है? अमाइलॉइड कहाँ, क्या है ये? मिसफोल्डेड प्रोटीन। और ये डिपॉजिट कहाँ होगा? दिस विल डिपॉजिट इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस ऑफ व्हाट टिश्यू? इट कैन डिपॉजिट इन एनी टिश्यू। हो सकता है पूरी बॉडी में ही डिपोजिशन हो जाए, ठीक है, सिस्टेमिक एमाइलोइडोसिस जिसको कहते हैं। या तो पूरी बॉडी में डिपोजिशन हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर भी हो सकता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये किसी ऑर्गन के अंदर स्पेसिफिकली जाकर के डिपॉजिट होता है। ये पूरी की पूरी बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो सकता है, किसी भी ऑर्गन में डिपॉजिट हो सकता है। अच्छा, अब जो एमाइलोइडोसिस है इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, बेसिकली बहुत सारे टाइप के प्रोटीन्स होते हैं विच कैन डिपॉजिट एज एमाइलॉइड। भाई प्रोटीन्स जो है बहुत सारे, उनकी मिसफोल्डिंग हो जाए और वो डिपॉजिट हो जाए तो उसको भी हम एमाइलोइडोसिस ही बोल देते हैं, ठीक है, मिसफोल्डेड प्रोटीन है बेसिकली। अच्छा, अब इस प्रोटीन की खासियत क्या है? इस प्रोटीन में बीटा प्लीटेड शीट टाइप का प्रोटीन है, मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का बेसिकली, बीटा प्लीटेड शीट, ठीक है, बीटा प्लीटेड शीट। और ये जो प्रोटीन है इसको हम स्टेन करते हैं कॉन्गो रेड डाई से, कॉन्गो रेड डाई से,
ठीक है, स्टेन करते हैं कॉन्गो रेड डाई से, तो ये रेडिश पिंक कलर का हमको दिखता है। लेकिन अगर हम इसको पोलराइजिंग लाइट यानी यूवी लाइट के जैसे यूवी लाइट के अंदर रख करके देखें, सेम डाई से स्टेन करके यूवी लाइट के नीचे रख के देखें, तो हमको ये दिखेगा एप्पल ग्रीन बाइफ्रिंजेंस। ठीक है, एप्पल ग्रीन बाइफ्रिंजेंस दिखेगी हमको कॉन्गो रेड डाई से स्टेन करने पर। कब? जब पोलराइज्ड लाइट डालेंगे हम, पोलराइज लाइट, याद रखना। कॉन्गो रेड तो नॉर्मली दिखेगा, और एप्पल ग्रीन बाइफ्रिंजेंस कब दिखेगी? जब पोलराइज लाइट के नीचे देखेंगे। ठीक है, अब डिपोजिशन इसका सिस्टेमिक भी हो सकता है, लोकलाइज भी हो सकता है। इसके बाद में सबसे पहले अपन देखते हैं सिस्टेमिक, इसकी टाइप्स पे आ जाते हैं। तो टाइप्स में अमाइलोइडोसिस का सबसे पहला टाइप है सिस्टेमिक अमाइलोइडोसिस। सिस्टेमिक अमाइलोइडोसिस। अब सिस्टेमिक अमाइलोइडोसिस क्या होता है? सिस्टेमिक यानी कि पूरी बॉडी के अंदर, तो पूरी की पूरी बॉडी में, यानी कि जनरलाइज्ड डिपोजिशन, जनरलाइज्ड डिपोजिशन हो रहा है अमाइलॉइड का। ठीक है, मल्टीपल ऑर्गन्स में डिपॉजिट हो रहा है बेसिकली। अब ये जो सिस्टेमिक अमाइलोइडोसिस है, इसके भी दो टाइप हैं। तो सबसे पहला टाइप सिस्टेमिक अमाइलोइडोसिस का है प्राइमरी अमाइलोइडोसिस। ठीक है, प्राइमरी अमाइलोइडोसिस। अब प्राइमरी अमाइलोइडोसिस में क्या है कि इसके अंदर एल अमाइलॉइड इसका डिपोजिशन होता है, एल अमाइलॉइड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम इम्यूनोग्लोबुलिन लाइट चेन। एल अमाइलॉइड जो है ये बेसिकली क्या है? ये लाइट चेन जो होती है, लाइट चेन, एंटीबॉडी की जो लाइट चेन होती है उससे डिराइव्ड है, और लाइट चेन का मिसफोल्डिंग है, मिसफोल्डेड है। अब लाइट चेन डिपोजिशन क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइट चेन का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, लाइट चेन का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है इसलिए। ठीक है, तो लाइट चेन या बेसिकली एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कौन करता है? तो प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा सेल्स ओवर प्रोड्यूस करने लगते हैं इनको, लाइट चेन को, एंटीबॉडी की। अब जो लाइट चेन का ओवर प्रोडक्शन है प्लाज्मा सेल्स द्वारा, इसको बोलते हैं, इस कंडीशन, किस कंडीशन में होता है? तो होता है प्लाज्मा सेल डिस्केरियासिस। ठीक है, प्लाज्मा सेल डिस्केरियासिस। एग्जाम्पल कब हो गए? मल्टीपल माइलोमा में प्लाज्मा सेल डिस्केरियासिस कब हो गए? प्लाज्मा सेल डिस्केरियासिस, मल्टीपल माइलोमा। अच्छा, मल्टीपल माइलोमा में मतलब बेसिकली प्लाज्मा सेल डिस्केरियासिस हो रहा है, और इससे क्या हो रहा है? इस प्लाज्मा सेल डिस्केरियासिस की वजह से लाइट चेन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, और वो जो लाइट चेन है वो एल अमाइलॉइड के फॉर्म में डिपॉजिट हो जा रही है अपने एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यूज़ के अंदर, सिस्टेमिकली हर जगह। ठीक है, अच्छा, ये तो था प्राइमरी अमाइलोइडोसिस। प्राइमरी के अंदर एल अमाइलॉइड डिपॉजिट हो रहा है, और बेसिकली एल अमाइलॉइड किससे डिराइव होता है? लाइट चेन से, एंटीबॉडी की लाइट चेन ऑफ एंटीबॉडी। और जो लाइट चेन ऑफ एंटीबॉडी है इसको बनाता कौन है? इसको बनाता है प्लाज्मा सेल। किस कंडीशन में? ओवर प्रोड्यूस होने लग जाएगा, ओवर प्रोड्यूस तो होने लग जाएगा प्लाज्मा सेल डिस्केरियासिस में। और प्लाज्मा सेल डिस्केरियासिस कब होगा? मल्टीपल माइलोमा। अच्छा, इसके बाद में ये तो हो गया प्राइमरी। अब अपन चलते हैं सेकेंडरी के अंदर। सेकेंडरी सिस्टेमिक अमाइलोइडोसिस का दूसरा पार्ट, सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस। तो ये क्या है? वहाँ पे तो डिपॉजिट हो रहा था एल अमाइलॉइड, यहाँ पे डिपॉजिट होता है ए अमाइलॉइड। ठीक है, ए अमाइलॉइड। अब जो ए अमाइलॉइड है वो क्या है? सिस्टेमिक डिपॉजिशन ऑफ ए अमाइलॉइड। ये बेसिकली है क्या? ए अमाइलॉइड, जैसे अमाइलॉइड ये वाला जो था एल अमाइलॉइड, वो किससे डिराइव हो रहा था? लाइट चेन से। तो ए अमाइलॉइड किससे डिराइव होगा? ये डिराइव होता है SAA से, SAA यानी कि सीरम अमाइलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन।
ठीक है, SAA से डिराइव होगा AA अमाइलॉइड, और AA अमाइलॉइड का सिस्टेमिक डिपोजिशन जो होता है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस। कब होता है? सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस में होता है। अच्छा, जो SAA है ये एक्यूट फेज प्रोटीन या एक्यूट फेज रिएक्टेंट कह सकते हैं, एक्यूट फेज रिएक्टेंट है। एक्यूट फेज रिएक्टेंट है, इसका मतलब ये कि SAA कब डिपॉजिट होगा, कब दिखेगा हमको? इन्फ्लामेशन में, और मोस्टली क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में हमको SAA का या बेसिकली SAA से फॉर्म होने वाला AA अमाइलॉइड उसका डिपोजिशन दिखेगा क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में, सेकेंडरी अमाइलॉइडोसिस में। प्राइमरी में था AL जो कि डिराइव हुआ था लाइट चेन से। यहाँ पे दिखेगा हमको AA अमाइलॉइड जो किससे बन रहा है? SAA से। और SAA जो है दैट इज एन एक्यूट फेज रिएक्टेंट, और एक्यूट फेज रिएक्टेंट जो होते हैं वो बेसिकली कब बढ़ जाते हैं? इन्फ्लामेशन में। और AA अमाइलॉइड जो है वो किस इन्फ्लामेशन में बढ़ेगा? वो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो जैसे SAA जो है, SAA इसके डिपोजिशन की वजह से क्या होता है कि अब कहाँ कहाँ डिपोजिशन हो सकता है पहले तो ये देख लेते हैं। तो SAA जो है वो किसी भी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के अंदर डिपॉजिट। अब क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की क्या क्या एग्जांपल्स है, आप क्या सोच सकते हैं क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के? तो ऑस्टियोमाइलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, या फिर कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज। ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है, या ऑस्टियोमाइलाइटिस जैसे इन्फेक्शन है, क्रॉन्स डिजीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, या किसी भी ऑटो इम्यून डिजीज में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होगा जनरलाइज्ड। इसके बाद में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन जो होता है SAA के अंदर, ये बेसिकली हमको तब भी दिखता है जब मेलिग्नेंसी हो जाए। मेलिग्नेंसी में भी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हमको दिख सकता है, क्योंकि मेलिग्नेंट सेल्स जो होते हैं उनके अगेंस्ट हमारे पास में इम्यून रिएक्शंस प्रेजेंट होती है। तो जो कैंसर सेल्स है उनको इम्यून सेल्स जो होते हैं वो अटैक करते हैं। तो बेसिकली क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो जाएगा ना, कैंसर खत्म थोड़ी हो जाएगा, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन लंबे टाइम तक चलेगा। तो इस वजह से मेलिग्नेंसी के अंदर भी हमको सेकेंडरी अमाइलॉइडोसिस यानी AA अमाइलॉइड का डिपोजिशन दिख सकता है मेलिग्नेंसी में भी। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जो मेडिटेरेनियन फीवर होता है, ठीक है, फेमिलियल मेडिटेरेनियन फीवर जो होता है FMF, फेमिलियल मेडिटेरेनियन फीवर, फेमिलियल मेडिटेरेनियन फीवर, इसके अंदर भी हमको सेकेंडरी अमाइलोडोसिस दिखता है। ठीक है, फेमिलियल मेडिटेरेनियन फीवर। अभी होता क्या है फेमिलियल मेडिटेरेनियन फीवर? ये बेसिकली डिसफंक्शन है ऑफ, डिसफंक्शन किसका? ऑफ न्यूट्रोफिल्स। फिर से न्यूट्रोफिल्स आ गया, ठीक है, डिसफंक्शन है न्यूट्रोफिल्स का। अब ये जो न्यूट्रोफिल डिसफंक्शन है ये बेसिकली ऑटोसोमल रिसेसिव है, मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर बेसिकली। और मेडिटेरेनियन ओरिजिन, इटली वगैरह वाली जो साइड है वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब इसके अंदर होता है क्या, सिम्टम्स क्या होते हैं? पहली बात तो बहुत ज़्यादा रेयर है, पर अगर कभी देखने को मिलता भी है तो इसके अंदर एपिसोड्स ऑफ फीवर, बार बार फीवर आता है। फिर सीरोसल इन्फ्लामेशन, सीरोसल इन्फ्लामेशन, सीरोसल इन्फ्लामेशन। तो सीरोसल इन्फ्लामेशन क्या है? बेसिकली आउटर लेयर्स, जरूरी नहीं कि GIT की सीरोसाई, किसी भी ऑर्गन की आउटर लेयर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए। जैसे अगर हार्ट की आउटर लेयर यानी कि एपिकार्डियम के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए तो क्या होगा भाई? हार्ट की आउटर लेयर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए तो पेन तो हार्ट वाले रीजन में ही हो रहा है, तो बेसिकली ये मिमिक कर सकता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के पेन को। कौन? फेमिलियल मेडिटेरेनियन फीवर, इसका जो सीरोसल इन्फ्लामेशन है ये बेसिकली मिमिक कर सकता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को। क्यों? क्योंकि भाई एपिकार्डियम के अंदर या सीरोसल लेयर ऑफ हार्ट के अंदर इन्फ्लामेशन है और वो है तो हार्ट रीजन में, तो भाई नॉर्मल इंसान तो यही सोचेगा कि हो सकता है उसको हार्ट अटैक की कंडीशन हो या फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की। अच्छा, इसके बाद में और कहाँ हो सकता है इन्फ्लेमेशन? अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, अपेंडिसाइटिस, आर्थराइटिस की भी, अपेंडिसाइटिस नहीं एक्चुअली, अपेंडिक्स की जो कवरिंग है पेरिटोनियम बेसिकली उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए, या फिर आर्थराइटिस जॉइंट्स की जो साइनोवियल कैविटी वगैरह है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए, या फिर कैप्सूल ऑफ जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए। तो ऐसा लगेगा कि आर्थराइटिस है, बट आर्थराइटिस एक्चुअल में है नहीं, वो सिर्फ उसकी कवरिंग की इन्फ्लेमेशन है, सीरोसल लेयर की। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपको ये समझ में आ गया कि ये FMF
फेमिलियल मेडिटेरेनियन फीवर के अंदर हमको देखने को मिलता है। इसके बाद में हम चलते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग्स। क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या क्या है? तो क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या है, सबसे पहले भाई हमने कहा कि वैसे तो एमाइलोइडोसिस जो है वो हर जगह हो सकता है पूरी बॉडी में, लेकिन कुछ इसके क्लासिक फाइंडिंग्स जो है वो है, एक तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। और किडनी, मतलब बेसिकली नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्योंकि किडनी को इन्वॉल्व करता है, पर एक पॉइंट और ये है कि किडनी इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर सिस्टेमिक अमाइलोइडोसिस। किडनी सबसे कॉमन साइट है सिस्टेमिक अमाइलोइडोसिस में डिपोजिशन की, अमाइलॉइड डिपोजिशन की, ठीक है। इसके बाद में सेकंड हमको क्या देखने को मिलेगा, रेस्ट्रिक्टिव। अब किडनी में डिपॉजिट हो जाएगा तो हमको नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने को मिलेगा। फिर हार्ट में अगर डिपॉजिट हो जाए, तो हार्ट की वॉल्स में अगर डिपॉजिट हो जाए तो हमको रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। भाई अगर हार्ट की वॉल्स में डिपॉजिट हो जाए तो हार्ट रिलैक्स नहीं कर पाएगा बराबर, तो फिल नहीं हो पाएगा हार्ट प्रॉपर्ली। तो फिल ना होने के कारण से जो ब्लड है वो प्रॉपर्ली हार्ट के अंदर नहीं आएगा, तो ब्लड ज़्यादा पंप भी नहीं हो पाएगा, तो इवेंचुअली कार्डियक फेलियर में भी रिजल्ट कर सकता है। इसके बाद टंग वगैरह के अंदर डिपॉजिट हो जाए तो टंग एनलार्जमेंट, ठीक है, टंग एनलार्जमेंट। या फिर अगर जीआईटी वगैरह में डिपॉजिट हो रहा है म्यूकोसल लेयर में, तो मैल एब्जॉर्प्शन। ये जो मैं बता रहा हूँ फेमिलियल मेडिटेरेनियन फीवर नहीं है, एफएमएफ नहीं है, ये एफएमएफ नहीं है, ये मैं नॉर्मल सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस के आपको कुछ क्लासिकल फीचर्स बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए इसको उससे कंफ्यूज मत करना, वो अलग चीज़ थी, ये अलग चीज़ है, वो इसका एक कॉज है, ठीक है, उसमें दिखेगा हमको एफएमएफ में। क्यों? एफएमएफ में बेसिकली इन्फ्लेमेशन था ना, इसलिए डिपॉजिट हो रहा था। ये तो पूरे सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस में क्या क्या दिखेगा, हम क्लासिक फीचर्स है वो देख रहे हैं। अच्छा, तो हमको क्या क्या दिखा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी और टंग एनलार्जमेंट। अब रेस्ट्रिक्टिव नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो था, सॉरी, वो किडनी के अंदर डिपोजिशन की वजह से था अमाइलॉइड के। रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी हार्ट के अंदर डिपोजिशन से था, हार्ट के अंदर। और टंग और एनलार्जमेंट या फिर मैल एब्जॉर्प्शन जो था वो किसकी वजह से था, वो इंटेस्टाइन या जीआईटी के अंदर डिपोजिशन की वजह से था। अच्छा, अब ये तो आपने पता लगा लिया क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो डायग्नोसिस के लिए टिश्यू बायोप्सी करते हैं इसकी, ठीक है, टिश्यू बायोप्सी। टिश्यू बायोप्सी मतलब जैसे अगर थायराइड है, थायराइड के अंदर अगर डिपॉजिट हो गया, किसी भी ऑर्गन में डिपॉजिट हो गया, तो उसका सैंपल लेंगे छोटा सा, उसको स्टेन करेंगे, कौन से स्टेन से, कॉन्गो रेड स्टेन से, और नीचे देखेंगे पोलराइज लाइट और नॉर्मल लाइट के अंदर अगर हमको दिख रहा है डिपोजिशन ऑफ अमाइलॉइड, तो सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस हो सकता है। अच्छा, उसके बाद में हमको पता ही लगाना पड़ेगा कि अमाइलॉइड किस टाइप का है, वो एल अमाइलॉइड है तो प्राइमरी, और ए अमाइलॉइड है तो सेकेंडरी। लेकिन इसमें समस्या सबसे बड़ी ये है अमाइलोइडोसिस में कि जो ऑर्गन्स होते हैं उनको वापस से रिपेयर या फिर उनको ठीक नहीं किया जा सकता, तो उनको ट्रांसप्लांट करना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए। जैसे किडनी में डिपॉजिट हो गया तो उसको ठीक नहीं किया जा सकेगा वापस, मेडिकेशन के द्वारा उसको ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा किसी भी डैमेज्ड ऑर्गन को, ठीक है। तो ये था सिस्टेमिक अमाइलोइडोसिस। अब अपन आते हैं लोकलाइज्ड अमाइलोइडोसिस। तो ये क्या है, अमाइलॉइड डिपोजिशन एक ऑर्गन के अंदर, सिंगल ऑर्गन इन्वॉल्व, ठीक है, एक किसी ऑर्गन के अंदर, स्पेसिफिक ऑर्गन में अमाइलॉइड डिपोजिशन हो जाए। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सिनाइल कार्डियक अमाइलोइडोसिस। सिनाइल यानी कि बुढ़ापा, बुढ़ापे के अंदर हार्ट के अंदर अमाइलोइडोसिस हो जाए तो सिनाइल कार्डियक अमाइलोइडोसिस। इसके अंदर होगा क्या बेसिकली सिनाइल कार्डियक अमाइलोइडोसिस में, कि नॉन म्यूटेटेड सीरम ट्रांसथायरेटिन, नॉन म्यूटेटेड सीरम ट्रांसथायरेटिन, ये जो प्रोटीन है ये बेसिकली मिसफोल्ड हो जाएगा और ये डिपॉजिट होने लगेगा हार्ट की वॉल्स में, ठीक, हार्ट की वॉल्स में, हार्ट के अंदर डिपॉजिट होने लगेगा नॉन म्यूटेटेड सीरम ट्रांसथायरेटिन। अभी जो नॉन म्यूटेटेड सीरम ट्रांसथायरेटिन है
इसके डिपोजिशन से भी इतना ज़्यादा पेशेंट को फ़र्क पड़ता नहीं है, तो इसलिए एसिम्प्टोमेटिक होता है। सेनाइल कार्डियक अमाइलोइडोसिस जो होता है वो बेसिकली एसिम्प्टोमेटिक होता है, और ये मोर देन 25% इंडिविजुअल्स में देखने को मिलता है जो कि 80 से या 80 ईयर्स के हैं या फिर 80 से ऊपर है उनके अंदर। मोर देन 25% ऑफ द पीपल जो कि 80 से ऊपर है, ठीक है। टोटल जनता जितनी भी है जो 80 के उससे ऊपर है, 80 या उससे ऊपर है, उनमें से 25% के आसपास में ये देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद में फिर ये तो था सेनाइल कार्डियक अमाइलोइडोसिस। अब अपन देखते हैं फेमिलियल। फेमिलियल यानी जेनेटिक है बेसिकली, फेमिलियल कार्डियक अमाइलोइडोसिस, ठीक। फेमिलियल कार्डियक अमाइलोइडोसिस। अब वहाँ पे था नॉन म्यूटेटेड सीरम ट्रांसथायरेटिन डिपोजिशन, यहाँ पे है म्यूटेटेड सीरम ट्रांसथायरेटिन, ठीक है। म्यूटेटेड सीरम ट्रांसथायरेटिन का डिपोजिशन लग जाएगा, ठीक है। अब ये वही है, वापस हार्ट में डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हमको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी के। ये वाला तो एसिम्प्टोमेटिक था सिनाइल वाला, ये वाला जो है सिम्प्टोमेटिक है, और यहाँ पे रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ये सब देखने को मिल सकता है हमको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में क्या और अच्छा, ये वाला जो रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी वाला जो है फेमिलियल कार्डियक अमाइलोइडोसिस, ये 5% अफ्रीकन अमेरिकन इनके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। 5% ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन, अफ्रीकन अमेरिकन जो पॉपुलेशन होती है उनके 5% पॉपुलेशन के अंदर देखने को मिलता है। बेसिकली म्यूटेशन है जीन का, किस प्रोटीन के जीन का, सीरम ट्रांसथायरेटिन के जीन का म्यूटेशन हो जाए, ठीक। अच्छा, इसके बाद में और एग्जांपल हमने दो देख लिए, फेमिलियल और सेनाइल। इसके बाद में नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ जो होती है, NIDDM ही लिख देता हूँ, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। इसके अंदर क्या होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस में, इसमें बेसिकली जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है इंसुलिन का वो होने लगता है, यानी कि जो सेल्स है उनके अंदर रिसेप्टर्स ही नहीं बचे, या फिर रिसेप्टर्स जो है वो अंडर रेगुलेटेड है, तो इसलिए इंसुलिन को सेंस नहीं कर पा रहे, इंसुलिन पे एक्ट ही नहीं कर पा रहा। तो इस वजह से एक नेगेटिव फीडबैक जाता है पैनक्रियास के पास में, और पैनक्रियास और ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट करने लगता है। नॉर्मली वो सिक्रीट कर रहा है, नॉन NIDDM में नॉर्मली सिक्रीट कर रहा है, लेकिन बात ही क्योंकि रिसेप्टर्स ही नहीं है, तो एक वापस से एक नेगेटिव फीडबैक के द्वारा उसके पास में सिग्नल जाएगा पैनक्रियास के पास में, और पैनक्रियास और ज़्यादा सिक्रीट करने लगेगा इंसुलिन को। बट बात ही उसकी भी एक लिमिट है सिक्रीट करने की, एक टाइम के बाद में पैनक्रियास बर्न आउट हो जाएगा, मतलब उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी इंसुलिन सिक्रीट करने की। तो जो इंसुलिन है बेसिकली उससे एक प्रोटीन डिराइव होगा उसके बाद में, उसका नाम होगा अमाइलिन प्रोटीन, और ये डिपॉजिट होने लग जाएगा पैनक्रियास के अंदर, ठीक है। डिपॉजिट्स इन पैनक्रियास, ठीक है, NIDDM के अंदर। अच्छा, इसके बाद में अल्जाइमर्स डिजीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्जाइमर में क्या होता है कि A बीटा अमाइलॉइड डिपोजिशन, कहाँ पर, ब्रेन में। अब यहाँ पे खास बात ये है कि जो A बीटा अमाइलॉइड है, इसका जो जीन है उस जीन को बोलते हैं अपन बीटा APP जीन। व्हाट इज बीटा APP जीन? बीटा APP जीन क्या है? बीटा अमाइलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन जीन। तो यानी कि जो ए बीटा अमाइलॉइड है ये किससे डिराइव होता है? बीटा अमाइलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन, और बीटा अमाइलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन को कौन बनाता है? बीटा APP जीन, ठीक है। अभी जो बीटा APP जीन है ये प्रेजेंट कहाँ होता है? ये प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम 21 पर, और अगर क्रोमोसोम 21 किसी तरीके से मैं एक एक्स्ट्रा कर दूं तो ये ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाएगा बीटा APP, यानी कि ए बीटा अमाइलॉइड भी ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा कब होता है? आपने नाम सुना होगा डाउन सिंड्रोम में।
इसलिए डाउन सिंड्रोम में अल्जाइमर्स डिजीज़ जो होती है वो 40 की एज से पहले ही होने लग जाती है। मोस्टली अल्जाइमर डिजीज़ बहुत ओल्ड एज में होती है, 75-80 के आसपास। लेकिन डाउन सिंड्रोम में जो क्या कहते हैं अल्जाइमर्स डिजीज़ है वो 40 से भी कम में होने लगती है, 40 की एज से भी कम। उसका रीज़न यही है, बीटा APP जीन जो होता है, ठीक है, बीटा एमाइलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन, वो जो जीन है वो बेसिकली 2 कॉपी होनी चाहिए, तो उसके 3 हो गए, क्योंकि ट्राइसोमी ऑफ 21 होता है ना डाउन सिंड्रोम। वो 3 होने की वजह से बीटा APP ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, उसकी वजह से बीटा अमाइलॉइड ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, जो कि डिपॉजिट अब ज़्यादा होने लग गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में ये तो आपका अल्जाइमर डिजीज़। उसके बाद में डायलिसिस में क्या होता है कि एक प्रोटीन होता है बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, ठीक है, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन क्या है? ये जो प्रोटीन है इट स्टेबलाइजेस MHC1, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 को स्टेबलाइज करता है। तो MHC1 को स्टेबलाइज करने वाला प्रोटीन है बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। अब जब डायलिसिस होता है तो डायलिसिस के दौरान बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन जो है वो फिल्टर नहीं हो पाता डायलिसिस के दौरान, या होता भी तो बहुत कम क्वांटिटीज़ में फिल्टर होता है। तो इस वजह से ब्लड में अक्यूमुलेट होने लगता है, और ब्लड में अक्यूमुलेट होते होते ये जॉइंट्स में जाकर के डिपॉजिट होने लगता है। इसलिए इट में प्रेजेंट विद आर्थराइटिस, जॉइंट्स में जाकर के डिपॉजिट होने लगता है, ठीक है। तो जॉइंट के अंदर हमको लोकलाइज्ड अमाइलॉइडोसिस देखने को मिलेगा, अमाइलॉइड की फॉर्म में डिपॉजिट होने लगता है बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन जॉइंट्स में। इसके बाद में मेड्यूलरी कार्सिनोमा क्या है कि जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके अंदर जो C सेल्स होते हैं उनका कैंसर हो जाए, C सेल्स ज़्यादा प्रोलिफरेट करने लगे, तो इससे कैल्सिटोनिन बढ़ जाएगा। और कैल्सिटोनिन के बढ़ने की वजह से क्या होगा कि जो कैल्सिटोनिन है ये जो ट्यूमर से प्रोड्यूस हो रहा था ना उसी में डिपॉजिट हो जाएगा, ट्यूमर में डिपोजिशन हो जाएगा सर, ठीक है, ट्यूमर में ही डिपोजिशन होने लग जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, वही बायोप्सी करेंगे, ट्यूमर के अंदर से थोड़ा सा एस्पिरेशन करेंगे और उसको देखेंगे। तो अगर ट्यूमर के अंदर हमको एमाइलोइडोसिस देखने को मिलता है, अमाइलॉइड देखने को मिलता है कॉन्गो रेड स्टेन के अंदर, तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये मेड्यूलरी कार्सिनोमा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आज हमने फ्री रेडिकल्स और अमाइलोइडोसिस दोनों पढ़ी। थैंक यू।